स्टडी ऑफ बिन यूट्यूब चैनल पर आप सभी क्लास 9th वाले स्टूडेंट्स के लिए विज्ञान कक्षा 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वार्षिक परीक्षा एवं प्री बोर्ड परीक्षा के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन पर आप टिक कर लीजिएगा जल्दी से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन की जानकारी मिलेगी। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपके पहला पार्ट आपका विज्ञान का आ चुका है, हमारे आसपास के पदार्थ। और इस आसपास के पदार्थ में सबसे अगरबत्ती जला दें तो क्या होता है, क्या दूर से हम इसकी सुगंध को आपको मिलती है, एक क्वेश्चन ये है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कौन से पदार्थ हैं। इसमें आपको कुर्सी, वायु, इसने ऐसा आपको मिल जाएगा, आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आपको नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे जो बी बनी हुई है उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद करना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए। स्विमिंग पूल वाला आप क्वेश्चन याद रखिएगा अच्छे से। गोताखोर पानी काट पाता है, इस पदार्थ को कौन सा गुण परीक्षित होता है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं और आगे आपको इसमें से इस पार्ट में से अगला क्वेश्चन है शुष्क दिन में। ये कूलर वाला आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा, शुष्क एवं दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों रहता है, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा गर्मियों में घड़े का पानी ठंडा क्यों होता है, और एसोटीन पेट्रोल वाला भी आपको करना है। और इसके बाद कप की अपेक्षा प्लेट में पानी ठंडा होता है, दूध ठंडा हो जाता है, जो भी गर्म चाय हो या दूध हो। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने होंगे चाहिए, ये वाले सभी क्वेश्चन आपको फर्स्ट में से करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड लेसन, क्या हमारे आसपास क्या क्या शुद्ध हैं इनके बारे में। तो हमारे पदार्थ की आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पदार्थ से आप क्या समझते हैं। समांगी विषमांगी मिश्रण के बारे में आपको बताना है। विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे की प्रकार किस प्रकार भिन्न है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम और आगे हमारा इस पार्ट में से अब आपको कोई सा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करना है। और अगला क्वेश्चन आपका है संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ और कोलाइड, निलंबन, इन सभी को आपको याद रखना है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इनको आप याद रख लेंगे, इनको उदाहरण सहित। और परमाणु एवं अणु आ गया पार्ट नंबर 3 आपका, उसमें से प्रश्न पहला आपको परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए, ये आपको करना है। इसके साथ ही आगे देखते हैं रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है। और यहाँ पे निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों, यहाँ पे देख लीजिएगा आप को नाम लिखना है आपको, जो यौगिक दिख रहे हैं Al2SO4, ऊपर से आपका ये है 3 और CaCl2, इस तरीके आप देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम कम है इसलिए आप जल्दी से लगा लीजिए, ठीक है। और रासायनिक सूत्र से आप क्या तात्पर्य है यह भी करना। और H2S अणु एवं P4, इस पे घात 3 है माइनस आयन, इसे आपको अच्छे से रखना है, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी टिक कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अब देखिएगा पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है भुजा हुआ चूना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ब्रेकिंग पाउडर और पोटेशियम सल्फेट, इन सभी को आपको याद रखना, विद्यमान तत्वों के नाम इसमें से बताना है हमें, ठीक है। तो इसके बाद अगले चलते हैं आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा इस पेज में, अगला पेज निकाल लेते हैं। यहाँ पे पार्ट 4 आ गया, परमाणु की संरचना, कैनाल किरणें क्या है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा परमाणु कण विद्यमान होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में आता है आपका जे टॉमसन की परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। इसके साथ बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करना है आपको। इसके बाद आगे चलते हैं और आगे आपका यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। और इसके साथ ही जो मैंने टिक की है, जीवन की मौलिक इकाई यानी कोशिका की खोज किसने और कब की, कैसे की, मतलब कोशिका को जीवन की संरचना क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, एक क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसके साथ आगे चलते हैं, लाइसोसोमघातवादी थैली क्यों कहते हैं, देखिएगा थोड़ा यहाँ पे पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर आपके यहाँ तुलना करनी है इनकी आपको। और कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर कहलाता है, कोशिका का पावर हाउस है बिजली घर, आपको माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, वो आपको याद रखना अच्छे से क्वेश्चन को, ठीक है ना। इसके बाद आगे है अमीबा का भोजन अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, परासरण क्या है। इसके बाद छठा पार्ट आ गया ऊतक। ऊतक में आप देखते हैं ऊतक क्या है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करना है आपको। सरल ऊतकों के प्रकार कितने हैं, नारियल का रेशा आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद में आपको उस ऊतक का नाम बताना है जो हमारे शरीर की गति के लिए उत्तरदायी है। हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताएं। पौधों में सरल ऊतक एवं जटिल ऊतक किस प्रकार भिन्न है। और न्यूरॉन का आपको एक चित्र बनाना है यहाँ पर, डायग्राम, ठीक है ना। इसके साथ आगे चलते हैं और आगे बढ़ते ही हमको 7 पार्ट मिल जाए। जीवों में विविधता में आपको करना है मॉनिटर तथा प्रोटिस्टा कैसे जीवों के वर्गीकरण मापदंड हैं। इसके अलावा इधर हमें करना है हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं, अपने चारों ओर फैले जीव रूपों की विभिन्नता के 3 का उदाहरण देना है आपको। यहाँ पे किस आधार पर जंतुओं और वनस्पतियों को एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन सभी आपको करना है, क्या उन्नत जीव एक जटिल जीव होते हैं, ये आप भले मत करना, ठीक है ना। इसको आपको करना सिर्फ बी बनी हुई है यहाँ पे।
जीवों के वर्गीकरण के क्या लाभ हैं, और आपको यहाँ पे 5 जंतुओं के नाम और वैज्ञानिक नाम, जैसे कि मेंढक है और इनके वैज्ञानिक नाम बताना, पौधों के भी बताना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा कौन कौन से हैं यहाँ पे, और थोड़ा जल्दी है तो आप जल्दी से टिक कीजिएगा। जीवों में वर्गीकरण के लाभ, यहाँ पर जंतुओं के पौधों में वर्गीकरण का आधार आपको बताना है, यहाँ पर जंतु और पौधों में वर्गीकरण का क्या आधार है। इसके बाद आपको वर्टिपिडा यानी कशेरुकी प्राणियों के वर्गीकरण करना है, जैसे मत्स्य होते हैं, मछलियाँ वगैरह, और इस तरीके से उभयचर प्राणी होते हैं, सरीसृप होते हैं, और सरीसृप के अलावा स्तनधारी और पक्षी आपके जो है इनके वर्गीकरण करना। गति आ गई यहाँ पे, गति में बहुत कम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके। चाल एवं वेग में अंतर है और थोड़ा टफ होता है आपका, तो इसलिए आपको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कमी क्वेश्चन। एक गाड़ी का ऑडोमीटर आपको बताना है क्या मापता है, मतलब जब वस्तु एक समान गति की होती है तब उसका कैसे दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। और इसके बाद देखिएगा, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर, इस तरीके से एक सवाल यहाँ पे दिया गया है, तो इस सवाल को आप अच्छे से देख लीजिएगा, सामने स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इसका, और इसको आपको अच्छे से टिक करना है, ठीक है। बाद में टिक कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। तो यहाँ पे इसके बाद में आपको और कोई सवाल यहाँ पे करना नहीं, एक सवाल सिर्फ मैंने यहाँ पे आपको दिया है। उसके साथ ही आपको आगे दे देता हूँ मैं यहाँ पे, संतुलित और असंतुलित बल क्या होता है जब बच्चे के एक बच्चे को खुरदरे पर धकेलने की कोशिश करता है, खुरदरे फर्श पर, ठीक है, एक बच्चे वाला हो गया। इसकी एक पार्ट अपना है बल तथा गति के नियम आ गए, पार्ट 9 है हमारा, ठीक है ना, विज्ञान का। और विज्ञान में से कोई भी सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ नहीं है, हिंदी में से रिड्यूस हुआ नहीं है, तो मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। गति के द्वितीय नियम की गति की गणना करना है। क्रिकेट के मैच में क्षेत्ररक्षक गेंद को आसानी से कैसे पकड़ पाता है, ये आपको करना है। इसके साथ ही आगे आपको करना है, जब किसी सड़क से दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, इसको स्पष्ट करना है। बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है, ये आपको स्पष्ट करना है। और 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 ml, ये आपका सूत्र, आपका सवाल है, सवाल आपको ये करना है। अच्छे से स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं आप जल्दी से। थोड़ा यहाँ पे देखते हैं आगे, और जल्दी है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको जल्दी जल्दी में ही बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन, यहाँ पे देखते चलिएगा। अगला पार्ट आ चुका है हमारा, गुरुत्वाकर्षण 10वां पार्ट है। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम बताना है आपको। गुरुत्वीय बल त्वरण से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे किसी वस्तु के द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, कि वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, आपको बताना है। इसके बाद आगे चलते हैं हम, आपेक्षिक घनत्व से क्या तात्पर्य है, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद आगे चलते हैं हम, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है वो आपको यहाँ पे बताना, सार्वत्रिक नियम का महत्व। इसके साथ ही अगला पार्ट हमारा आने वाला है, और पार्ट है आपका कार्य तथा ऊर्जा। कार्य तथा ऊर्जा में से पहला क्वेश्चन, हम कब कहते हैं कि कार्य हुआ है, ये क्वेश्चन आपको करना फर्स्ट यहाँ पे है। इसके बाद आपको किस प्रकार की ऊर्जा के कुछ स्रोत सूर्य के कारण हैं, ठीक है, तो यहाँ बताना है। वस्तु की गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, इसको आपको बताना है यहाँ पे। और हमारे हरे पौधे खाना कैसे बनाते हैं, कोयला और तथा पेट्रोलियम कैसे ईंधन बने हैं, जैसे ईंधन कैसे बने हैं, ईंधन आपके कैसे बने हैं, आपको करना है। इसके बाद औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। औसत शक्ति परिभाषित करने के बाद, जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन सी ऊर्जा को रूपांतरित होती है, ये भी आपको करना है। इसके साथ ही हमारा जो पार्ट था आपका, ये भी आपका पूरा हो चुका। अगला पार्ट 12 है आपका, ध्वनि। आपके विद्यालय में घंटी ध्वनि किस प्रकार करती है, और ध्वनि तरंगों का यांत्रिक तरंगें क्यों कहते हैं, जल्दी से कीजिएगा थोड़ा। और तरंग का कौन सा गुण निम्नलिखित को निर्धारित करता, प्रबलता और तारत्व। यहाँ पे देखते हैं, किसी ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम से आप क्या अभिप्राय है, यहाँ पे आपको सभी दे रखी है। और ध्वनि प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर आपको यहाँ पे करना। मनुष्य के कान कौन कौन सी ध्वनि को, मतलब कितनी है इसकी ध्वनि पर, सब जो भी है वो आपको यहाँ पे करना है। इसके साथ ही अपस्रव ध्वनि और परास्रव ध्वनि में आपको यहाँ पे इनकी थोड़ा डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, और आगे हमारा अगला है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य क्यों है। इसके बाद आगे चलते हैं हम, और आगे ध्वनि तरंगों के परावर्तक के कोई 2 व्यवहारिक उपयोग लिखिए। चमगादड़ अपना शिकार पालने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है, वर्णन करना है। यहाँ पे सोनार की कार्यविधि का उपयोग आपको वर्णन करना, उपयोग और कार्यविधि यहाँ पे सोनार की बतानी है। इसके बाद कर्ण का, मानव कर्ण का आपको एक चित्र अकेला यहाँ पे बना के देखना है थोड़ा सा। और इसके बाद हम बीमार क्यों होते हैं, पार्ट अपना अगला है 13 है, और इसमें अच्छे स्वास्थ्य की 2 आवश्यक स्थितियाँ बताइएगा, ठीक है। और रोग मुक्ति की कोई 2 आवश्यक परिस्थितियाँ बताइएगा, रोग मुक्ति की आवश्यक परिस्थितियाँ बताना है। यहाँ पे संक्रामक रोग फैलने की विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी हैं, यहाँ पे देखिए। आपके आसपास में स्थित स्वास्थ्य केंद्र टीकाकरण कौन कौन से कार्यक्रम उपलब्ध हैं, आपके क्षेत्र में कौन कौन सी स्वास्थ्य संबंधी मुख्य समस्या हैं, प्रतिरक्षीकरण क्या है, संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए आपके विद्यालय में कौन कौन सी सावधानियाँ आवश्यक हैं। इसके साथ ही आगे देखते हैं हम, और आगे अपना पाठ है प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक संपदा 14 पाठ है। शुक्र तथा मंगल ग्रहों के वायुमंडल से हमारा
वायुमंडल कैसे भिन्न है, ये आपको करना है। वायुमंडल एक कंबल की तरह कैसे कार्य करता है, वायु प्रवाह पवन का क्या कारण है, बादलों का निर्माण कैसे होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जीवों में जल की आवश्यकता क्यों होती है, ये आपको करना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है 15 पार्ट में खाद्य संसाधन में सुधार। तो 15 पार्ट आपका लास्ट पार्ट होगा यहाँ पे शायद। अनाज, दाल, जल तथा सब्जियों में क्या प्राप्त होता है हमें इससे। पौधे अपना पोषक कैसे प्राप्त करते हैं, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए खाद तथा उर्वरक का उपयोग की तुलना करनी है। फसल की सुरक्षा के लिए निरोधक विधियां तथा जैव नियंत्रण क्यों समझा जाता है, अच्छा समझा जाता है, ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको देखिए पशुपालन तथा कुक्कुट पालन के प्रबंधन की प्रणाली की समानता बतानी है। मछलियाँ कैसे प्राप्त होती हैं, ये आपको लिखना है। और मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी कौन से ऐच्छिक गुण होने चाहिए। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन आपको पशुपालन के लाभ। इसी के साथ हमारा विज्ञान विषय पूर्ण विज्ञान आपका समाप्त होता है। सभी 9th वाले स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छी लगती है तो सभी आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा। प्री बोर्ड एवं वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके दिए गए हैं।